नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ता हूँ और इस बच्चे की तस्वीर मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पर। इस बच्चे का नाम मुरसलीन शेख है। कंचनजंगा नामी एक्सप्रेस आ रही थी तो उसी मौके पर इस बच्चे ने देखा कि पटरी के ऊपरी वाली हिस्से, जिसको लाइन अप कहा जाता है, उसमें बिगाड़ आया है, उसमें कुछ हेरा फेरी हुई है। तो इस बच्चे ने जो है, मुरसलीन ने अप लाइन के इस हिस्से को बदलने का मंजर देखने के बाद सामने से आ रही इस एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश की और उसके लिए अपना लाल टी शर्ट उतारा और बीच पटरी में खड़े होकर के उसका इशारा करने लगा। दूर से ट्रेन के ड्राइवर ने जब ये मंज़र देखा कि एक बच्चा किसी जो है खदशे के इम्कानात के पहले जो है ये हरा कपड़ा जाहिर कर रहा है, तो फौरी तौर पर ट्रेन को रोक लिया गया। इस तरह से एक छोटा सा बच्चा हज़ारों की जान बचाने के जो है वजह बना है। लेकिन इस खबर को सामने लाई नहीं गई। वजह उसकी ये है कि इस बच्चे का नाम मुरसलीन शेख है। ये तासुब की इंतहा होती है। नाज़रीन गिरामी, बहकैफ़ खबर मुझ तक पहुँची तो सोचा कि इस बच्चे जो मुरसलीन शेख है उसकी हिम्मत अफजाई के लिए जो है, जिसने हज़ारों लोगों की जान बचाई, न जाने लाइन अप के इस जो है अचानक बदल जाने की वजह से और जो है न जाने सामने आने वाली ट्रेनें हो या कोई भी हादिसा हो सकता था, जिसको लेकर कि उसकी पजीराई भी इस वक्त हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं LGBT, एक गैर फितरी गुनाहों को आम करने का इस वक्त इस तरह सिलसिला चला हुआ है पूरी दुनिया में कि बाज़ हुकूमतें या बाज़ ममालिक ने तो उसको क़ानून तक बना डाला है। LGBT यानी कि लिवातत को, गे सिस्टम को या लेस्बियंस को, यानी जिसके वजह से कुदरत गुस्से में आती है, उस चीज़ को क़ानूनी शक्ल देकर के लाने की कोशिशें हो रही हैं। एक तो बच्चों में और ये गंदगी फैलाने के लिए, ये लिवातत जैसी वबा आम करने के लिए सोशल मीडिया का जहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और जितने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, OTT के ज़रिए से हो या जितने भी इस वक्त जो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो लोगों तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, उसमें बहुत ज़्यादा हद से पार की जा रही हैं आज की नस्ल को और बिलखुसूस बच्चों को बदनाम करने के लिए, उनको जो है उनमें वबा आम करने के लिए। अब ऐसी सूरत हाल है कनाडा में, अमेरिका में, ब्राज़ील में और भी बहुत सारे ममालिक में कि बाकायदा बच्चों को इस जानिब तवज्जो देने की और उनको दावत देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस तक शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि कनाडा में और इस तरह की यूरोपियन ममालिक में बिलखुसूस मुस्लिम फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इस मामले पर जो है हैरान है और बहुत ही ज़्यादा जो है उन लोगों को अपने बच्चों की तरबियत को लेकर के स्कूल भेजे या ना भेजे, इसलिए कि स्कूल से ये वबा आम करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये LGBT के मलऊन व मरदूद ऐसे जो ना लड़कियों में शामिल होते हैं ना लड़कों में शामिल होते हैं, और होते हैं तो आपसी खलत मलत के साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के अपने हवस पूरी करने की कोशिश करते हैं, बच्चों में ये चीज़ आम की जा रही है, जिसको लेकर के स्कूलों में वबा आम होने की वजह जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, यह वबा जिस तरह आम होगी
या अल्लाह को खफा करने वाली, नाराज करने वाली चीज़ें होंगी अगर इससे रोका नहीं गया। ऐसी एक वीडियो इस वक्त कनाडा से हमारे सामने आ रही है कि एक LGBT वर्कर मलऊन व मरदूद के सामने एक खातून जो है पूरी तरह से आवाज़ के साथ कहती हुई नज़र आ रही है कि मेरी बेटी वो लेडीज़ है और मेरा लड़का वो बॉय है, उनको जो है मिलाने की कोशिश ना करें। ये कहते हुए मैं डॉटर इज़ ए गर्ल और मैं सन इज़ ए बॉय कहते हुए उसके सामने एहतिजाज दर्ज करने की कोशिश हुई है। इन लोगों की हिम्मतें इस वक्त बढ़ती जा रही है LGBT के इन कारिदों की, जो मलऊन व मरदूद और जो है खुदा को नाराज करने वाले हवस परस्ती में इस वक्त ये लोग मुलव्वस हैं। बहरकैफ इस खातून की हिम्मत को देख करके ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। कुछ पल के लिए आप देख लें। नाज़रीन गिरामी, ये एक चैनल की वीडियो है जो सिर्फ देख रहे हैं हम, इसको वॉइस को म्यूट करें कि उसकी तफसीलात आपको सुनाते हैं कि ISIS का मॉड्यूल कहते हुए यानी कि दाइश में शामिल होने के नाम लेकर के मीडिया किस तरह का हंगामा करता है जब कहीं गिरफ्तारियां होती हैं। अब जिसकी वीडियो चल रही है आप देख रहे हैं, इसका नाम है राहुल सेन। राहुल सेन से उसका मजहब तो आप लोगों को सामने आ चुका होगा। इसको NIA ने गिरफ्तार किया है। अब इसके नाम से, इसके मजहब की वजह से जो है चैनल वाले अगर इसी नाम से कोई और नाम का होता तो न जाने क्या कुछ जो है ड्रामे करते, किस किस तरह के तमाशे खड़ा कर देते। लेकिन यह राहुल सेन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है ISIS मॉड्यूल से, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, दहशतगर्द तंजीम मानी जाती है, लेकिन कोई हंगामा नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि राहुल सेन पर जो इल्ज़ामात हैं वो एक तरफ 3 किस्म के जो है व्हाट्सएप में, फेसबुक में इसने पेजेस बनाए हुए थे। एक में अपने आप को कट्टर सनातनी कहता था, दूसरे में टोपी और इस तरह का मुस्लिम हुलिया बना करके मुस्लिम जो है ये बनाया हुआ था। बहरकैफ ISIS के मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े रहने की वजह से इस वक्त जो ये NIA ने इसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस खबर को सामने ना लाने, इसकी तफसीलात बयान ना करने, और एक दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इस तरह की चीज़ें सामने लाने के बाद अब जब यहाँ पर इस शख्स का नाम सामने आया है तो तमाम के तमाम मीडिया को सांप सूंघ गया है। ये कहते हुए इस जो है वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है जिसमें सारी तफसीलात रखी गई हैं। नाज़रीन गिरामी, हमने एक दिन पहले प्राइम टाइम में ये खबर पेश की थी आजमगढ़ से कि किस तरह 2 मुस्लिम शॉपकीपर्स का, यानी बाप बेटे का, जिनका नाम जो है राशिद और शुएब बताया गया है, उनको मर्डर कर दिया गया था दिनेश गुप्ता नामी एक शख्स की जानिब से। 20 सितंबर की बात थी। अब पुलिस की छानबीन के बाद CCTV कैमरा की एक वीडियो सामने आई है जिसमें साफ और वाज़े तौर पर एक राइवल जो इस वक्त जो दिनेश गुप्ता है उसने जो गन से फायर किया है वो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और उसने जिस तरह से पूरी दुकान में आग लगाया वो भी इस वक्त सामने आ रही है, जिसको लेकर के इस वक्त आजमगढ़ में पेश आए इस मामले को लेकर के जो और ही रुख इख्तियार किया जा रहा था और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात जो है दिनेश गुप्ता पर लगाए जा रहे थे, किस तरह से जो है वो मजहबी दुश्मनी रखता था, उसको लेकर के अब कुछ अलग ही तबसरे देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाली CCTV फुटेज सामने आई है। दरअसल इंदौर में चलती बाइक पर सांप के डसने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। नौजवान हाथ में सांप लिए जा रहा था। सांप ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे नौजवान को काट लिया। उसके बाद वो मोटरसाइकिल से उतरते हुए नीचे गिर गया। फिर उसने खड़े होने की कोशिश की लेकिन वो खड़ा ना हो सका। इस सारा वाकया जायका पर नफ्स CCTV कैमरे में कैद हो गया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल नाज़रीन गिरामी, आजकल ये सांप पकड़ने वाले अपने आप को जो है बड़े हिम्मत वाले और होशियार समझते हैं, लेकिन सांप तो सांप है, उसका काम डसने का है। इसलिए जब पकड़ लिया जाता है, उसी के घर में जिस शख्स को लेके जा रहा था उसी घर में सांप को पकड़ा गया था। लेकिन उस सांप को पकड़ने के बाद जाहिर सी बात है कि उसको किसी थैले में डालते, उसको किसी जो है बोतल में बंद कर देते, बोतल वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि जो है 3 मरतबा डसा है, बिलाखिर जो है वो शख्स की जो है वहीं पर
उसके फौत हो गया है। ये वीडियो देखने के बाद इस वक्त जो सांप पकड़ने वाले इन तमाम लोगों को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि ये तो हिम्मत की काम है कि सांप पकड़ लेते हैं, लेकिन आगे जाकर कि कहीं वही आपकी जान लेने वाला ना बन जाए, इस वजह से दीगर एहतियात को भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हुए इस वीडियो को अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, और वो ख़बर ये है कि इस वक्त दहशतगर्दी के मुकदमे में 5 मुस्लिम मुलजिमों को बरी किया गया था, लेकिन NIA ने उनको बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर दी थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण राम कृष्णा गावाई ने केरला हाई कोर्ट की तरफ से दहशतगर्दी के एक मुकदमे में 5 मुस्लिम मुलजिमों को बरी करने के खिलाफ NIA की अपील को खारिज कर दिया। इंग्लिश न्यूज़ पोर्टल मकतूब मीडिया ने इस बात की रिपोर्ट की है। एक अहम लम्हा है, क्योंकि केरला में दहशतगर्दी का पहला केस था जिसकी तहकीकात NIA के जरिए की गई, जिसके अक्सर इंसानी हुकूक ग्रुपों और अपोजिशन लीडरों ने मुबैना तौर पर सख्त कवानीन के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए रियासती आलयकार के तौर पर काम करने पर तनकीद की थी। 5 मुसलमान, जिसमें निज़ामुद्दीन, राज़िक रहीम और शम्स अंसार और PA शाह वली को 2006 में हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के मौजू पर एक जलसा मुनक़िद करने पर गिरफ्तार किया गया। NIA ने अपनी चार्जशीट में इल्ज़ाम लगाया कि इज्तिमा ममनुआ स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की केरला के पन्नायकोल्लम में खुफिया मीटिंग थी। 2015 में NIA के खुसूसी अदालत ने अंसार और राज़िक को बगावत के इल्ज़ाम में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जबकि शम्मास, शादवली और निज़ामुद्दीन को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत 12-12 साल कैद की सज़ा सुनाई। तहम 4 साल बाद केरला हाईकोर्ट ने इन 5 अफराद को उनके हक में सबूत की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। इसी बरी किए जाने के खिलाफ दोबारा जो है अपील दायर की गई थी NIA की जानिब से, जिसको खारिज कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, सियासत में बहुत बड़ी जो है हेरा फेरी हो रही है, रद्दोबदल हो रही है, चेहरे बदल रहे हैं, पार्टियां बदली जा रही हैं। ऐसे में जो है इस वक्त जो इंसाफ पसंद माने जाते हैं, जो मजलूमों के तय खड़े हैं, और वो जो है इंडिया की जानिब उनका रुख होता हुआ नज़र आ रहा है, जो इस वक्त जो है मुख्तलिफ पार्टियों का मुत्तहिदा महाज बना हुआ है। क्या BJP रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी अपने गांधी ख़ानदान के करीब हो रहे हैं? क्या वरुण गांधी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अमेठी या रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं? दरअसल सियासी हलकों में क़ियास आराइयाँ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रायबरेली के मुंशीगंज में वाक़े संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस मनसूख कर दिया था। यह अस्पताल उनकी दादी और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला और वज़ीर सेहत ब्रिजेश पाठक को एक तवील ख़त लिखा है। इसमें इलाके के मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और उनकी दादी के जरिए इफ्तिताह किया गया अस्पताल मुअत्तल किया गया। माजी में भी कई लोग सियासी हलकों में मसला उठाते रहे। आया वरुण गांधी आने वाले इंतखाबात में सियासी मैदान में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते नजर आएंगे? क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने इलाके के लोगों को दरपेश मसाइल के हवाले से ख़त लिखा है, इससे सियासी हलकों में एक बार फिर बहसों का बाजार गर्म है। सियासी माहिरीन यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वरुण गांधी जो है आगे कांग्रेस की टिकट पर ही इलेक्शन लड़ सकेंगे, इसलिए कि जो है वो पूरी तरह से अपने गांधी फैमिली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मथुरा की शाही ईदगाह में साइंसी सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक को एक करारा झटका दिया है और साइंसी सर्वे से इस वक्त जो है मना कर दिया है। जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को आज सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त जोरदार झटका लगा जब मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि के साइंसी सर्वे का मुतालबा करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया। इससे कबल जुलाई माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी शाही ईदगाह के साइंसी सर्वे कराने के मुतालबे वाले अर्जी को खारिज किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए अर्जी खारिज किए जाने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पेश किया था। ट्रस्ट ने अपने अर्जी में 1968 में हुए समझौते के जवाज के खिलाफ दलील देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया। अर्जी में भी कहा गया था कि अराजी को ऑफिशियल तौर पर ईदगाह नाम से रजिस्टर किया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसका टैक्स कटरा केशुदेव मथुरा की उर्फी नाम के तहत जमा किया जा रहा है। हिंदू फरीक के दावे के मुताबिक मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद की तामीर करवाई थी।
कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशुदेव का मंदिर तुड़वाया था और फिर शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर अमल में लाई थी। इस तरह के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। इसी बात को साबित करने के लिए हिंदू फरीक कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त साइंसी सर्वे को लेकर के पूरी तरह से इनकार कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में इस वक्त दो अहम तरीन मौज़ूआत हैं। एक है कावेरी का पानी जो तमिलनाडु को दिए जाने को लेकर के लगातार जो है बिलखुसूस बीजेपी इस मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहती है और उसने जो है कुछ दिनों के बाद बेंगलुरु बंद का ऐलान भी किया है और बड़े पैमाने पर जो है एहतजाज भी जारी है। और दूसरा अहम तरीन मुद्दा है जेडीएस और बीजेपी के दरमियान में जो इस वक्त कुर्बतें बढ़ रही हैं और एनडीए में जेडीएस ने जो शमूलियत इख्तियार की है। बहरकैफ इससे पहले जब कभी बीजेपी ने कर्नाटक की गद्दी पर सवार नहीं हुई थी, यही जेडीएस थी जिसने जो है उसके साथ मिल करके उसको यहाँ पर न सिर्फ इख्तिदार फराहम किया बल्कि उसको धोखा देने के बाद दोबारा मुकम्मल हिमायत के साथ वापस पूरे कर्नाटक की गद्दी पर सवार करने के लिए वो जो है यही मानी जाती है उसकी असल वजह जेडीएस। यही वजह है कि उस वक्त से जेडीएस से बिलखुसूस अक़लियतों का, मुसलमानों का, कबाइलों का और जो भी एससी एसटी से वाबस्ता मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं जो मजलूम मानी जाती हैं, उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ शुरू हुई और उसके बाद से जो है वो जेडीएस अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिशें रही। उन पर लगने वाले इल्ज़ामात को अलग अलग अंदाज में अलग अलग दलाइल के साथ मुस्लिम लीडरान को कभी पेश करके, कभी जो है मुख्तलिफ किसानों के तंजीमों के लीडरान को सामने करते हुए या कभी दलित लीडरों को सामने करते हुए उस शबीह को साफ और पाक करने की कोशिश की। हत्तल इम्कान कामयाब भी हो रही थी, लेकिन इस इलेक्शन में उसकी हकीकत सामने आ गई। इस मरतबा असम्बली इंतखाबात से पहले कर्नाटक में कांग्रेस बारहा जेडीएस पर इल्ज़ाम लगाती रही थी कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है। अब जो है वो साबित हो चुका है और ये तस्वीरें इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है रियासत के सदर तो नज़र नहीं आ रहे जिनका नाम सीएम इब्राहिम है और आप बेहतर उनको जानते हैं और सीएम इब्राहिम का नाम जैसे ही सुनते हैं एक चेहरा भी आप लोगों के सामने आता होगा, वो तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है कि सीएम इब्राहिम साहब जो है इस वक्त जेडीएस के इस मौक़िफ़ से वो शायद मैं कह रहा हूँ इसलिए कि उनका कोई अभी ऑफिशियल बयान अभी तक सामने नहीं आया है, मुमकिन है कि वो ऑफिशियल बयान ही नहीं देंगे बल्कि डायरेक्टली जो है वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरह से बीजेपी ने जो जुल्म रवा रखा है कबाइलियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर और ज़मीनी सतह पर जो नाकामियां हैं और महंगाई जिस उरूज पर है, बीजेपी हर चित जो है वो हर चारों जानिब जो है चित पड़ी हुई है। मीडिया के सहारे या कुछ लीडरान के बयानबाजियों के सहारे या दूसरों की मेहनत के ज़रिए, जैसे कि चंद्रायन की कामयाबी को अपनी कामयाबी करार देना या ख़वातीन की जो बिल इस वक्त मंजूरी दी गई है, जबकि वो बिल की हकीकत क्या है, उसकी हकीकत ये है कि जो है वो बिल तो पास हो गई लेकिन लागू होने के लिए उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं और ख़वातीन का हक़ तो कहा जा रहा है लेकिन कबाइली ख़वातीन को, SC/ST के ख़वातीन को, मुस्लिम ख़वातीन को यानी अक़लियतों से वाबस्ता ख़वातीन को इसमें कोई जगह नहीं दी गई। तो जाहिर सी बात है कि एक नाइंसाफ़ी पर मबनी बिल थी, लेकिन इसको भी अपनी कामयाबी कह रहे हैं। जहाँ कुछ भी होता है तो उसको कामयाबी करार देते हुए इस वक्त लोगों को 140 करोड़ आवाम को उल्लू बनाने की कोशिश मीडिया के जरिए से भी हो रही है और दीगर बयानबाजियों की जानिब से। बैकअप यह अलग मुद्दा है। ऐसी सूरत हाल में जब जो है फ़िरक़ावारियत को उरूज देने में और मॉब लिंचिंग का हो या गौ रक्षा के नाम पर जो जुल्म सितम हो रहा है और इस वक्त गालियाँ देना हो, तो हालात ऐसे है कि मुस्लिम MP को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर के ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल जिसको हम मीडिया में जो है जिसको स्लो करके सुना भी नहीं सकते और कवानीन के ख़िलाफ़ है, उसी अल्फाज का, उन्हीं गालियों का इस्तेमाल एक MP दूसरे MP के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर के दे सकता है, तो उस पार्टी से वाबस्ता लीडरान की जहनीत, उनकी असबियत, उनकी गलाजत पूरी निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि बहुत सारे लीडरों ने उसका बयान भी दिया है, मैं वो आपको सुनाऊँगा। तो ऐसे हालात में अब जो है जेडीएस इसी के गोद में बैठ चुकी है। जाहिर सी बात है उनकी सोच है, न जाने क्या क्या सोच करके वो गए होंगे, या मुमकिन है कि जो है वो अक़लियती का वोट उनका इस मरतबा बहुत कम पड़ा था, उनको उसका बदला लेने के लिए बीजेपी के पास गए होंगे, जैसे अक्सर तबसरे सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इस वक्त जो मशहूर चेहरे हैं जेडीएस से जुड़े हुए,
जेडीएस शफीउल्लाह साहब और मुईद अल्ताफ और भी बहुत सारे कुछ चेहरों ने कल अचानक मीटिंग करके इस सिलसिले में जो है उनसे वाबस्तगी पर नाराजगी भी इजहार की है। उन्होंने अपने इस्तीफा नामे का भी ऐलान किया है। लेकिन मैं असल चेहरों का जो इस वक्त मुस्लिम चेहरों के तौर पर जेडीएस में जाने जाते हैं, जिसमें हमारे जनाब जफरुल्लाह खान साहब भी हैं, हमारे स्टूडियो से कई मरतबा जो है जेडीएस के अच्छे होने के बारे में उन्होंने जो है और उसकी तरक्यात के बारे में बहुत सारे दावे कर चुके हैं, उनका इंतज़ार है। सीएम इब्राहिम साहब का इंतज़ार है और भी बहुत सारे लीडरान, और जो मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जेडीएस के टिकट पर जो है इलेक्शन लड़ चुके हैं मुस्लिम लीडरान, जिनके चेहरे सामने आते हैं और उनके अजला में उनके ताल्लुकात में वो मशहूर हैं, वो तमाम के तमाम मिल करके इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा अगर लोगों के सामने पेश करेंगे और अपने साथ दलित लीडरान को शामिल कर लेंगे जो इससे नाराज़ हैं, तब जाकर के वो एक ताकत का मुजाहिरा होगा और जेडीएस को उसकी अपनी असलियत का पता चलेगा। किसी कोने में कुछ लोग बैठे और अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे तो इससे जो है नाराज़गी उस तरह की नाराज़गी सामने नहीं होगी और उसको निकाल करके वो लोग फेंक देंगे, कॉर्नर कर देंगे। ऐसी सूरत हाल में जेडीएस से वाबस्ता तमाम जो कबायली लीडरान हैं, तमाम जो दलित के लीडरान हैं, तमाम जो किसान तबके से वाबस्ता लीडरान हैं, जो वाकई में सेकुलर माइंडेड हैं और वो इस तरह की दुश्मनी और इस तरह की पार्टियों के साथ मिलना ही नहीं चाहते, जो दुश्मनी फैलाते हैं, जो जालिम बने हुए हैं और मजलूम की कोई आवाज़ नहीं उठाते, तो इस सूरत हाल में अगर पूरी तरह इज्तिमाई इस्तीफ़ानामा इन बड़े बड़े लीडरान के चेहरों के साथ सामने आता है तो तब जो है नाराज़गी का लोगों को पता चलेगा और इस पर जो है जाहिर सी बात है कि नेशनल मीडिया और कौमी मीडिया में इस पर बहस जारी रहेगा, हमें इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा कि जो है रिजर्वेशन बिल की हकीकत क्या है, ये हमारे बिहार के एक लीडर क्या बयान दे रहे हैं उसके सिलसिले में वो भी सुन लीजिएगा, और जो दानिश अली को मेंबर पार्लियामेंट ने बिदोही ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर जो बवाल मचा हुआ है उस सिलसिले में भी मुख्तलिफ अपोजिशन के लीडरान ने बयानात जारी किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसको सुने और मुझे भी इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर कुछ और ख़बरों के साथ अगली वीडियो में हाजिरी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली जो कि सांसद हैं आपत्तिजनक शब्दों का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। बीजेपी ने नोटिस जारी किया है, कल राहुल गांधी भी उनसे मिले थे। जिस तरीके का जहर उन्होंने पूरे देश में घोला है वही जहर हमें नए पार्लियामेंट में एमपी के रूप में हमें सुनने को मिला। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब सभी ने इसके बारे में आउटरीच किया है तब जाकर स्पीकर ने उनको चेतावनी दी है। आपको ध्यान होगा अधीर रंजन चौधरी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो उनको अनपार्लियामेंट्री लगा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इतनी बार राहुल गांधी जी जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे ये लोग आपत्ति जताते हैं। यहां पर हेटफुल स्पीच हुई है, डिविसिव स्पीच हुई है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस ये कहा गया है दूसरी बार मत करना। उस वीडियो में साफ दिख रहा है किस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी हों या डॉक्टर हर्षवर्धन जी हों, उनके शब्दों पे हंस रहे थे। क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और दानिश अली जी ने भी एक चिट्ठी लिखी है, प्रिविलेज नोटिस दिया है, और बहुत सारे एमपीज ने उनके साथ नोटिस दिया है। उम्मीद करती हूं कार्रवाई की जाएगी, इनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा या एक ऐसा सख्त एक्शन लिया जाएगा जिससे देश में सभी एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में आते हैं और उसी में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वर्ड यूज किया गया, उसके बाद बीजेपी ने अभी तक उसको शोकत किया है। ये साबित करते हैं बीजेपी पार्टी से नफरत की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और ये मोदी जी और सांसद के सारे सरकार और नया संसद भवन को लेकर जिस तरीके से बाबा करने का प्रयास किए थे उसके पीछे क्या है, उनकी असलियत क्या है, उनके मकसद क्या है, ये साबित हो जाते हैं। जहां हम कानून बनाते हैं हुई जगह पे हमारे एक मतलब चुनावी नुमाइंदे पे जिस तरीके से गाली गलौज किए जा रहे थे, जिसको कह रहे थे कि ये भरुआ है, मुल्ला है, ये क्या दर्शाता है? ये सारे हमारे सत्तारूढ़ पार्टी की ये नीचता को दर्शाते हैं, ये मैं जरूर मानूंगा। ओम बिरला जी इज द स्पीकर। हर बात में सदन का मर्यादा, सदन का गरिमा, इनके डायलॉग सारा इंडिया सुनते हैं। हमको पता नहीं कितने बार इन्होंने टोक लिया है, नो सिट डाउन, नो सिट डाउन। तो अब जब बिदुरी जी वहां खड़े होकर ये सब गंदी गालियां दे सकते हैं, रिलीजियस, दिस इज हेट स्पीच। आप एक चीज समझिए, ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हमने उसको हरामी कहा था, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। कोई किसी को इडियट बोले, वो चोर बोले, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। पर ये जो मुल्ला कहना, कटवा कहना, आप सब बीप कर रहे हैं
कि नेशनल टीवी में आप कटवा दिखा नहीं सकते, वो लोकसभा में खड़े होकर आदमी बोल दिया और आप दिखा नहीं सकते। यहाँ पे ओम बिरला नीड्स अ लेटर फ्रॉम महुआ मोइत्रा टू टेल हिम द राइट थिंग टू डू। वो चेयर पे बैठे क्यों है? वो एक्शन नहीं ले सकते, वो एक्शन कभी लेंगे ही नहीं। नहीं, कल जो पार्लियामेंट में हुआ उससे जो है लोग पसंद नहीं कर रहे, और पार्लियामेंट जो है वो इस तरह की भाषा की जगह नहीं है, और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद थे। उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इन लोगों से। और जिस हिसाब से भाषा जो बोली गई है वो साफ तौर पे दिखाता है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि आपका आचरण और आपका व्यवहार तय करेगा कि कौन किस साइड बैठेगा। अब जो आचरण और व्यवहार आ रहा है तो आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, अब मैं एक बात आपके माध्यम से कहूं कि ये पहली बार नहीं हुआ। ईवीएम को लेकर के कुछ बहुत ही जेन्युइन सवाल है, और उन सवालों में से अभी तक इलेक्शन कमीशन उनको निराकार करने में कामयाब नहीं हुआ। जैसे मसलन एक बार डेमोन्स्ट्रेशन किया तो हमने कहा लेट्स अलाउ अस टू टच द मशीन, तो बिना वो टच करने की इजाजत नहीं मिली। तो जाहिर तौर पर कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर उसमें मैनिपुलेशन की संभावना है तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है? किसी भी जनतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, अंत महत्वपूर्ण है। आउटकम क्या है, लोगों के मन में संदेह ना हो। दुनिया के बड़े बड़े देश ईवीएम इस्तेमाल करके वापस चले गए पेपर बैलेट पे। न जाने क्यों हमारे इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो आर्टिकल 324 को मिसरीड करते हैं। वो किसी उपकरण के पक्ष में नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पक्ष में। जहां सबकी सहमति हो उस पर जाइए। दूसरा विकल्प है 100% वीवीपैट काउंट करिए। तो वो कहते हैं पर बहुत दिन लग जाएंगे। कई देशों में 2-3 दिन लगता है, और अब तो टेक्नोलॉजी गिनने की बहुत तेज आ गई है। पहले हाथ से वो गिनना नहीं, अब मशीन में डालिए ना। बड़े बड़े लोग तो नोट गिनने की मशीन रखते हैं, तो ये गिनना हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर बहुत शंका और संदेह है, और इनका निराकरण लोकतंत्र के हर पहलू को बरकरार। क्या तो देश की आजादी में क्या भूमिका था किसको नहीं पता है। आज हम और आप जो है आजाद देश में हैं, तो उन लोगों का योगदान तो है ही ना। लेकिन ये बताएं, ये लोग 8-9 साल से लोग क्या किए, और आप ओबीसी महिलाओं को या ईबीसी महिलाओं को आरक्षण आपने क्यों नहीं दिया, इसमें प्रावधान क्यों नहीं किया। और ये बताएं कि ऐसा बिल कोई तारीख बताइए, पास तो हो गया लेकिन लागू कब से होगा सर, लेकिन किसी को पता ही नहीं। बिहार में